नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि शर्मा जीआरपी गेट ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के इकाई 6 उपन्यास से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में 13 उपन्यास हैं। उन सभी के बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगी। तो चलिए अब हम अपने पहले उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको पंडित गौरी दत्त शर्मा ने लिखा था, के बारे में बताते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। चलिए देवरानी जेठानी कहानी के मुख्य पात्र के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें परिवार के मुखिया जो हैं लाला सर्वसुख लाल हैं। फिर अगले पात्र हैं लाला दौलत राम, जो बड़ा बेटा है सर्वसुख लाल का। फिर है अगले तीसरे पात्र हैं लाला छोटे लाल, जो सर्वसुख लाल के छोटे बेटे हैं। और फिर हैं पार्वती बड़ी बेटी है, सुखदेई छोटी बेटी है। फिर है दौलत राम की पत्नी जेठानी अनपढ़ है और छोटे लाल की पत्नी देवरानी पढ़ी लिखी है। देवरानी जेठानी की कहानी का रचना वर्ष 1870 माना जाता है। हमारा अगला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 में लिखा गया। इसमें लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। इसमें मुख्य पात्र हैं लाला मदन मोहन, अमीर किंतु गलत संगति में फंसा हुआ पात्र, और इनकी पत्नी कामनी। फिर है लाला ब्रज किशोर, समझदार एवं अच्छा इंसान, पेशे से वकील, इनकी पत्नी प्रियंवदा है। और अन्य गौण पात्र हैं मुंशी चुन्नीलाल। फिर है मास्टर सिंभू दयाल बाबू लाल। अगला उपन्यास गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा, यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके मुख्य पात्र हैं होरी, केंद्रीय पात्र गरीब किसान। अगली पात्र धनिया, होरी की पत्नी व जुझारू पात्र। अगले पात्र गोबर, होरी का पुत्र। फिर सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं। पंडित दाता दीन महाजन है, पंडित माता दीन दाता दीन का पुत्र है। दुलारी, सहुआइन, पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, ये अन्य पात्र हैं। फिर है राय साहब और उनकी बेटी मीनाक्षी है। डॉक्टर मेहता, ये शहरी जीवन से संबंधित पात्र हैं। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर। मिस मालती आधुनिक स्त्री डॉक्टर है। सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना मिल मालिक और बैंकर है। गोविंदी खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय स्त्री।
संपादक ओकारनाथ, मिस्टर तनखा और मिर्जा खुर्शीद हैं। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1 आज्ञे का है। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं आज्ञे की जीवनी मानते हैं। आज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञानों को अपनी कसौटी पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंड में है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोह की चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्त शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के ज्यां क्रिस्ताफ का प्रभाव है। इसके मुख्य पात्र हैं शेखर, कथानायक विद्रोही स्वभाव का है, फिर है शशि, ममेरी बहन है, उपन्यास की नायिका है, शेखर की माँ, फिर है सरस्वती, शेखर की बहन है, शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। अगला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्ष चरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ के उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। इसमें मुख्य पात्र बाणभट्ट हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र जिससे निपुणिका और भट्टिनी प्रेम करती हैं। निपुणिमा या न्यूनिया भट्टिनी की सेविका है, फिर है भट्टिनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है, फिर है महामाया महारानी राजश्री की सौत है, फिर है अन्य पात्र चारु, स्मिता, आचार्य पाद, फिर है अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचारित, फिर है वीरवती वज्र। अगला उपन्यास मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। यह फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। मुख्य पात्र कुल 256 पात्र। मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, बलदेव, दोहराव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ।
अगला उपन्यास झूठा सच यशपाल का है। झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके दो खंड हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक ओर कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र के भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वाह में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांव-पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट-खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धंधाली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्यम वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा। लेख की दृष्टि से यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। झूठा सच उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। अगला उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया, उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें मुख्य पात्र हैं तुलसीदास, केंद्रीय पात्र हैं बचपन का नाम राम बोला, पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला, फिर है नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक, फिर है मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, फिर है रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री तुलसी की पत्नी, शेष सनातन तुलसी के गुरु, टोडरमल, जय राम साह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त थे। फिर है गंगेश्वर तुलसी के साले थे।
तारापति तुलसी का पुत्र था। रामकली तुलसी की सेविका थी। रामो द्विवेदी व संत बेनी माधव तुलसी के शिष्य थे। वैदेही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। मैना कहारिन, बकरीदी काका ये अन्य पात्र थे। अगला उपन्यास तमस भीष्म शाहिनी। तमस भीष्म शाहिनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अपने गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेज सरकार का चमचा है। वह नत्थू को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है। एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बनता रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगी। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। आगे बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। इसके मुख्य पात्र हैं नत्थू, निम्न वर्गीय पात्र, जाति से चमार, भोला व सीधा आदमी। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल, खल चरित्र, सुअर, षड्यंत्र का रचयिता। अंत में रिलीफ कमेटी की बस से लाउड स्पीकर पकड़े शांति की अपील भी मुराद अली करता है। बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यकर्ता, कामचोर स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव। फिर है काश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता। फिर है जरनैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक विक्षिप्त ईमानदार व्यक्ति। शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता। रिचर्ड अंग्रेज अफसर, शहर का डिप्टी कमिश्नर। लीजा रिचर्ड की पत्नी। वानप्रस्थी जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद, धर्मगुरु। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण, शहर का बड़ा व्यापारी, वानप्रस्थ जी का चेला। फिर है रणवीर दानववीर प्रधान जी का
15 वर्षीय पुत्र, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। यह युवक समाज हिंदू बच्चों का एक कट्टर समूह का नेता है। देवव्रत मास्टर, आरएसएस कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक, युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ना सिखाने का कार्य। फिर है हयात बख्श, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। फिर है मौलादाद, मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। शाहनवाज है शहर का रईस, मुसलमान नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है। युवा है प्रियदर्शी है। यह लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्योढ़ी गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। पर एक गाड़ी से नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है, पर एक बार इसके भीतर का धार्मिक उन्माद भभक उठता है। अगला उपन्यास राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोल कर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुँचता है। इसमें मुख्य पात्र हैं वैद्य जी, शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, छंगामल, इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर। अगले पात्र रंगनाथ, वैद्य जी का भांजा, जो शहर में रहता है और इतिहास में एमए करने के बाद रिसर्च कर रहा है। अगले पात्र हैं रुपन बाबू, वैद्य जी का छोटा बेटा, जो कई सालों से 10वीं में है और खुद को छात्र नेता समझता है। गया दिन की बेटी बेला से प्यार भी करता है। बद्री पहलवान, वैद्य जी का बड़ा बेटा, जो पहलवानी करता है, आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। फिर है शनिचर, मंगलदास, वैद्य जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है और आगे चलकर गांव सभा का प्रधान बन जाता है। फिर है गया दिन, बनिए का काम करता है। अगले हैं मास्टर मोतीराम, इंटर कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक हैं। गांव में एक आटा चक्की के मालिक भी हैं। फिर है खन्ना मास्टर, इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर हैं। इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता हैं। फिर है बेला, गया दिन की एकमात्र लड़की। रूपन और बेला के प्रेम के चर्चे हैं शिवपालगंज में। फिर है लंगड़, एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ा कर चलता है। कबीरपंथी है और एक पुराने मुकदमे की नकल पाने के लिए जिला कार्यालय में अर्जी देता है। राधेलाल, झूठी गवाही देने में पारंगत और कभी न उबरने वाला गवाह है। फिर है जोगनाथ, शराबी है और वैद्य जी का आदमी है। अगला उपन्यास जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती। कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। इसके पात्र हैं शाहजी, जमींदार हैं। साहनी, हिंदू परिवार से सहिष्णु महिला। फिर है काशी शाह, शाहजी का छोटा भाई। बिंद्रा दई, काशी शाह की पत्नी। लाली शाह, शाहजी का पुत्र। सलामत अली,
राबिया लाली शाह के लालन पालन के लिए। फिर है नजीर मेहर अली नजीर, फिर मेहर अली, फिर है करतार अली, दिलबाग चन्नी, नेसी, रेशमा चौधरी, फतेल अली, मोहम्मद दीन। आपका बंटी मन्नू भंडारी। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोविज्ञान उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त एक है। इसका प्रकाशन सन 1970 में हुआ था। उपन्यास का आरंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगतियों का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चों की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। आपका बंटी के मुख्य पात्र हैं। बंटी केंद्रीय पात्र, शकुन अजय का बेटा। फिर अगला पात्र शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, वकील चाचा। फिर है टीटू बंटी का दोस्त, अमी डॉक्टर जोशी का बेटा, जोत डॉक्टर जोशी की बेटी, प्रमिला जोशी की मृत पत्नी, चीनू मीरा का बेटा, फूफी शकुन के घर की नौकरानी, पुन्नी शर्मा साहब की लड़की। अगला उपन्यास है धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानू की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से मृत्यु हो जाती है। फिर आगे नंद सिंह का बार धर्म परिवर्तन, पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। इसमें मुख्य पात्र हैं काली केंद्रीय पात्र, ज्ञानू काली की प्रेमिका, प्रतापी काली की चाची, जस्सो ज्ञानू की माँ, मंगू ज्ञानू का भाई, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के हैं। फिर है छज्जू शाह साहूकार है। फिर है बिशन दास डॉक्टर है। निहाली काली की पड़ोसी की ताई, जीतू की माँ। फिर है जीतू काली का दोस्त, प्रीतो पड़ोसी की चाची, निक्कू प्रीतो का पति, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतू पिता, चन्ना राम और ठाकुरी माता का पुत्र। फिर है सिद्धू काली के चाचा, अमरू निक्कू का बेटा, दीनू गांव का कुम्हार, लच्छो प्रीतो की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा, नाहर सिंह, संता सिंह
का भाई नंद सिंह जाति बदलने वाला मुंशी। बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया। पालो बूरा सिंह का लड़का ठाकरी नंद सिंह की पत्नी संता सिंह